हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी नाइट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक ही नाभिकीय संयंत्र है, नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना जो सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना हुई थी 1983 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र नरोरा की जो प्रथम इकाई है कब चालू हुई थी। प्रदेश के एकमात्र विद्युत परमाणु जो है नरोरा केंद्र की प्रथम इकाई कब चालू हुई। 1991। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1981 में नरोरा की जो प्रथम इकाई चालू हुई। अगला प्रश्न है, पनकी ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है। पनकी तापी विद्युत स्टेशन कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था। 1959 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन जो है 1959 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। ऊपरी गंगा नहर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, तो ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण एवं वसूली है तो फ्रेंचाइजी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई। आगरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली है तो फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो है आगरा में स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश में राज्य जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है वो 2000 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। उत्तर प्रदेश में विद्युत राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड 2000 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत उपग्रह है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरदुआगंज जो ताप विद्युत ग्रह है प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई। जो परीक्षा तापी परियोजना है वो कहाँ स्थापित की गई। कन्नौज, सिंगरौली, झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झांसी। परीक्षा तापी परियोजना झांसी में है। अगला प्रश्न है, अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है। अनपरा डी परियोजना का निर्माण ऑप्शन नंबर ए राइट है, जापान के सहयोग से हो रहा है। अनपरा डी परियोजना का जो निर्माण है वो जापान के सहयोग से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहन नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है रिहन नदी पर है। अगला प्रश्न है, माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित किया गया। माता टीला जो विद्युत ग्रह है वो बेतवा नदी पर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, शारदा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। शारदा जल विद्युत परियोजना ये पीलीभीत में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्राकृतिक गैस जो है ये नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहते हैं, तो कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहते हैं, कानपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का कौन सा जो क्षेत्र है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी में मुरादाबाद क्षेत्र जो है ये फेमस है तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल, वादक, ढोलक बनाने की 3 से छोटी इकाइयाँ हैं। यूपी के किस शहर में लकड़ी से बने ताल, वादक या ढोलक बनाने की लगभग 3 से छोटी इकाइयाँ हैं, वो अमरोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमरोहा में 3 से छोटी छोटी इकाइयाँ हैं ढोलक बनाने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है।
कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है? कानपुर में। कांच उद्योग फिरोजाबाद का फेमस है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो नरोरा में है, लखनऊ सुमेलिन नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर के पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जो मुरादाबाद है, यूपी का मुरादाबाद क्षेत्र पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का जो मथुरा है वो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का जो लखनऊ है वो चिकन कारीगरी के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वो चिकन कारी के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का जो सहारनपुर है लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का छोटा शहर अपनी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा सा लाल मिट्टी के लिए फेमस है? तो चुनार। उत्तर प्रदेश का जो छोटा शहर चुनार जो है अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन है तो किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया था? अमेजन। ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी का जो फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी राइट। यूपी का फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना जो 1994 में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एसोचेम यूपी की स्थापना 1994। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस है? तो फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कौन सा जो शहर है चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई के लिए जाना जाता है? चिकनकारी साड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं? तो लखनऊ की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चिकनकारी साड़ियाँ जो है लखनऊ की फेमस हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी यूपी में कहाँ है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी यूपी में कहाँ है? तो मथुरा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान जो है चिकनी मिट्टी की चीज़ों के लिए फेमस है? तो खुर्जा। यूपी का जो खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बुलंदशहर का जो खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, बदायूं अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। बदायूं अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर लगभग जो 35% लगभग परिवार हैं वो उद्योग से लगे हुए हैं। इसे बोलते हैं कारचोबी। बदायूं अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य कार्य बदायूं बिसोली दातागंज में होता है, जरी जरदोजी वाला काम। यहाँ से लगभग 45% लोग इस उद्योग से लगे हुए इस काम को कारचोबी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कानपुर में। यूपीएसएचसी कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम कानपुर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम कानपुर। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला जो संयंत्र है किस स्थान पर लगा? सिंगरौली में। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो तृतीय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यूपी का भारत में स्थान है तीसरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ का प्रमुख केंद्र है? तो बरेली का ये दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान। चीनी उत्पादन में भारत का यूपी का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा हथकरघा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? 1903 में जो भारत की प्रथम चीनी मिल थी प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पाद का केंद्र मेरठ है? जो मेरठ है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े की वस्तुओं के लिए आगरा और कानपुर फेमस है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चमड़े की वस्तुओं के लिए आगरा और कानपुर जिले फेमस हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था 1960 में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है। अगला प्रश्न है, दादरी चुनार चुर्ग ढल्ला सभी में कारखाने सीमेंट के? दादरी चुर्ग ढल्ला चुनार ये सभी यहाँ पर है सीमेंट के कारखाने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? यूपी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ हो जाएगा? ये मोदीपुर में है, हम कल गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बरेली, इसके दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना मुरादाबाद में भी है और बरेली में भी है और गाजियाबाद में भी है। तो यहाँ पर नज़दीकी आंसर की बात करें, अगर बरेली ना होता तो गाजियाबाद का मोदीपुर फेमस सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस शहर की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? यूपी में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, चीनी की। यूपी में चीनी की मिलें सबसे अधिक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है? यूपी में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र है मुगलसराय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है मुगलसराय क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? रायबरेली में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का जो है नोएडा शहर है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स का सबसे बड़ा उद्योग नोएडा में है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहते हैं? कारपेट सिटी किसे कहते हैं? भदोही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कारपेट सिटी भदोही। अगला प्रश्न है, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख आभूषण बाजार यूपी के किस शहर में स्थित है? तो प्रमुख आभूषण बाजार हो जाएगा वाराणसी का भी फेमस है और मेरठ भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रमुख आभूषण बाजार यूपी के किस शहर में स्थित है? तो मेरठ राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का उत्पादक है? जो औरैया जिला है वो देसी घी का प्रमुख उत्पादक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का चमड़ा व्यवसाय जो है कानपुर का फेमस है, ऑप्शन नंबर बी ए राइट है। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग कहाँ से नहीं गुजरता है? तो बस्ती से नहीं गुजरता है, बाकी फैजाबाद आजमगढ़ मऊ से गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग। अगला प्रश्न है, देश के 18 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें यूपी से गुजरती हैं? तो 5। देश के 18 रेल जोनों में से यूपी में 5 जो रेल जोनों की लाइनें गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, कितने रेल जोनों का मुख्यालय यूपी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश है? 2 रेल जोनों का मुख्यालय यूपी है। अगला प्रश्न है, यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1972 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। भारत का पहला जो 14 लेन मार्ग है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध नगर में। जो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका निर्माण गौतम बुद्ध नगर में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो पिन कोड की शुरुआत है कितने अंक से होती है? तो ये 2 अंक से होती है। उत्तर प्रदेश में जो पिन कोड की शुरुआत है 2 अंक से स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से जो महाराष्ट्र प्रथम पर है, यूपी दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत के कौन सा शहर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यूपी जो है 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है, बाकी आगरा मेरठ प्रयागराज से भी मिलियन शहर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा एससी जो है वो यूपी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे कम है? तो महोबा की 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है? उत्तर प्रदेश की जो महिला साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग 57.20% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनघनत्व सर्वाधिक? तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में लिंगानुपात। तो यूपी में लिंगानुपात है 912। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक एसटी यानी जनजाति जनसंख्या कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। सर्वाधिक जो एसटी है जनजाति जनसंख्या सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 11.45%। 2001 से लेकर 2011 तक जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई 11.45% की हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का योगदान। तो यूपी की जो ग्रामीण जनसंख्या का योगदान है वो 77.7% है 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 16.5%। यूपी की जो कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या वृद्धि दर है यूपी की 20.22% है और साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी 11.5%, लगभग 11.45%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का यूपी में तीसरा स्थान है? तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। अगला प्रश्न, सन 2001 से 11 की अवधि में यूपी की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही। यूपी की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी जनसंख्या की वो थी 20.22%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रयागराज में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक पर कितनी है? यानी शिशु लिंगानुपात जो यूपी का था 2011 में 902 था। शिशु लिंगानुपात 902। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है सर्वाधिक है। पुरुष साक्षरता दर भी गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है जो पुरुष साक्षरता दर है
77.3% है 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माहीगीर जो जनजाति है वो बिजनौर में रहती है, यूपी के बिजनौर में रहती है माहीगीर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो ये बुक्सा जनजाति, जो बुक्सा जनजाति है इसमें ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है, भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में। जो भोक्सा जनजाति है यूपी के बिजनौर और आगरा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? तो ये बुक्सा जनजाति बिजनौर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक जो एसटी है वो सोनभद्र में है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया? तो 2003 में 10 एसटी जातियां शामिल की गई। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो जो थारू जनजाति के लोग हैं दीपावली को शोक के रूप में बनाते हैं। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करेगा उसे क्या बोलेंगे? ISP, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर या इनमें से कोई नहीं, तो उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक क्या है? क्लाइंट प्रोग्राम है जब WWW पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को मेनू में एक्सेस किया जा सकता है फॉर्मेट के द्वारा। लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को फॉर्मेट मेनू से एक्सेस किया जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कमांड है उसको किसके? फॉर्मेट मेनू से एक्सेस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग है। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों के द्वारा अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग, उसे क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। यानी एक अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा इशू किया जाता है? आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा मतलब इशू किया जाता है। आधार कार्ड इज इशूड बाय UIDAI। अगला प्रश्न है, IMPS मीन्स क्या होता है? IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैनेज्ड। जो IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको मतलब किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? वो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो IMPS को मैनेज करता है। IMPS का पुराना में पूछा जाता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा IMPS मैनेज होता है। अगला है कि टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कुड। अगर आपको एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या करेंगे? न्यू बटन पर क्लिक या फाइल मेन्यू में न्यू कमांड पर क्लिक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करनी है तो आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, न्यू बटन पर क्लिक करें या फाइल मेन्यू में न्यू कमांड पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर दोनों इसमें राइट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। PMJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी PMJDY, इसमें कौन से लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? 10 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग, ये भी राइट है। केवल महिलाएं या घर के मुखिया, तो इसमें सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, HTTP यूजेज स्टैंड पोर्ट एड्रेस। जो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो कितने स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस यूज करेगा? वो 80। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो उसके द्वारा 80 स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा के 8 बिट को क्या बोलेंगे? डेटा के 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट। डेटा के 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और इसे किसी यूजर द्वारा बदलाया मिटाया नहीं जा सकता उसे बोलेंगे रीड ऑनली। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और उसे किसी यूजर के द्वारा जो है बदलाया मिटाया नहीं जा सकता उसे केवल रीड ऑनली बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नेटवर्क
डिवाइस जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है। कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करेगा? मॉडेम, रिपीटर, राउटर या गेटवे? तो जो मॉडेम रिपीटर है वो नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत करता है, प्रसारित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है ISDN स्टैंड फॉर। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ये डी राइट है। अगला प्रश्न है कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में जो स्लाइड शो बटन है वो स्लाइड शो को प्रारंभ करेगा सेलेक्टेड स्लाइड से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में जो स्लाइड शो बटन है स्लाइड शो को प्रारंभ करता है सेलेक्टेड स्लाइड से। अगला प्रश्न है जिप मीन्स होता है। जिप मीन्स होता है कि कंप्रेस्ड फाइल है। जिप का अर्थ होता है ये कंप्रेस्ड फाइल है। अगला प्रश्न है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत फास्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कि साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को जो है साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। साइबर सेंसरशिप के खिलाफ वर्ल्ड दिवस मनाया जाएगा 12 मार्च। अगला प्रश्न है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज करता है? TCP। जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए TCP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। HTTP में S का क्या अर्थ है? जो HTTP में S लगा है लास्ट में उसका अर्थ है सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो इसमें लास्ट में S है उसका मतलब होता है सिक्योर। अगला प्रश्न है ईमेल एड्रेस में @ सिंबल यूजर नेम से सर्विस प्रदाता को डोमेन नेम से अलग किया जाता है। जो ये @ साइन है इस टाइप का जो इसके द्वारा यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है एक अतिरिक्त कमांड का सेट जो मुख्य मेन्यू से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। एक जो अतिरिक्त कमांड का सेट है उसे बोलते हैं सब मेन्यू। सब मेन्यू एक अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेन्यू से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है रिजर्व बैंक। इंडिया में जो क्रेडिट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अधिकतम मात्रा में डेटा को किस में स्टोर कर सकते हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क जो है इसमें अधिकतम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ हुआ। जो PC कंप्यूटर थे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो IBM के द्वारा हुआ था व्यवसायीकरण। ऑप्शन नंबर बी ए राइट है। अगला प्रश्न है आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। तो इसमें फाइल न्यू को छोड़कर आप सभी के द्वारा जो है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O से भी ओपन टूलबार पर क्लिक करके या ओपन पर क्लिक करके आप जो है इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है? ये हो जाएगा राउटर। राउटर जो है पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करेगा। अगला प्रश्न है स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है। स्लाइड का वो टेक्स्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करेगा प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को होल्ड करता है उसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो ये ALU है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है कि आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। तो ये था इसमें। अगला प्रश्न है इसमें EDS स्टैंड फॉर। EDS का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम। EDS होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। EDS इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम। अगला प्रश्न है कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है?
तो फार्म चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड से जो आप है कैल्क में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट विजार्ड से चार्ट क्रिएट किया जाता है। अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन उस पर क्या नहीं कर सकता है? फेच ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है। कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है जो सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है? उसे बोलते हैं लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। लेजर प्रिंटर उसे बोलते हैं जो सूखे स्याही पाउडर का यूज करता है। अगला प्रश्न है आपको अपने मित्र से तुरंत एक समय पर वार्तालाप करने के लिए आप क्या करेंगे? उसे बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। अपने मित्र से तुरंत एक समय में वार्तालाप करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करती है? वो है रैम। रैम जो है रीड एंड राइट दोनों कार्य जो है एक साथ करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? जो कैश मेमोरी है ये बहुत फास्ट होती है, इसको एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। अगला प्रश्न है किसकी आवश्यकता होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सीपीयू पर कार्य करते हैं? टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल प्रोसेसिंग पर प्रयोग करते हैं या कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है फंक्शन। अगला है कि हाँ कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? कैल्क जो स्प्रेडशीट है उसमें डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करेंगे? लाइन एंड स्पेस, हाइट एंड विड्थ, या लेयर एंड पेन, या रो एंड कॉलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो कैल्क स्प्रेडशीट होता है उसमें डाटा रो एंड कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है इम्प्रेस की लाइन की शुरुआत करने के लिए किस की का यूज करेंगे? इम्प्रेस की लाइन की शुरुआत करने के लिए हम होम बटन को टैप करेंगे। अगला प्रश्न है पार्ट नंबर, पार्ट विवरण और नंबर ऑफ पार्ट के लिए कौन सा क्रम उदाहरण है? तो इनपुट। जो पार्ट नंबर होता है, पार्ट विवरण है, नंबर ऑफ पार्ट, ये सभी इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगला प्रश्न थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।